नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो एक मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा SIR। क्यों पढ़ाऊंगा भाई? क्योंकि SIR जो है वह पूरे देश में शुरू किया जाएगा, पूरे देश में ही शुरू किया जाएगा। तो इसको ज़रा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या ये इशू है। इसके अलावा भारत और अफ़गानिस्तान के जिस सरकार को भारत सरकार मान्यता नहीं देती है, कल ही एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में कि तालिबान को भारत सरकार मान्यता नहीं देती है और उसके साथ हम संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। इसको ज़रा डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस पर डिटेल आर्टिकल आया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, सभी पेपर में आया हुआ है। तो किस प्रकार का ये रिलेशन है जिसमें हम सरकार को मान्यता ही नहीं देते हैं और उसके साथ हमारा रिलेशन भी है, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक होगा जिसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। बीपीएससी पेपर GS 1 या 2 SIR का जो टॉपिक है ये इस बार गारंटेड है 100%। यह पूछा ही जाएगा आपसे मेंस एग्जामिनेशन में कि SIR क्या है, क्यों होता है, कैसे करवाया जाता है, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को लिखिए। ये आपसे मुझे लग रहा है लॉन्ग फॉर्मेट में या शॉर्ट फॉर्मेट में 100% पूछा ही जाएगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। और क्या क्या न्यूज़ है भाई? और एक न्यूज़ है कि दिल्ली के जो देश के जो लोकपाल हैं, लोकपाल में अलग अलग मेंबर्स शामिल होकर के पूरी की लोकपाल बनती है। जिस लोकपाल के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उस लोकपाल को अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए 7 BMW कार चाहिए, वो भी 60 से 70 लाख तक की एक कार आती है। वो BMW कार हमारे लोकपाल जो हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जाएंगे। तो ठीक है भाई, दे दो इनको कार। देखते हैं और क्या है। एक तो और न्यूज़ है कि दिल्ली प्रदूषण, आपको पता ही है कि हद से ज़्यादा प्रदूषण है। अगर आप दिल्ली या उसके इर्द गिर्द इलाकों में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रदूषण का मायने क्या है। जैसा भी हम रह रहे हैं, आप दिन में कभी भी आप फ्रेश होकर के नहीं बैठ सकते हैं कि हाँ मन शांत है। हमेशा आपका सर में दर्द होगा ही होगा, चेस्ट में पेन लगेगा आपको या फिर भारी लगेगा, जैसे लगेगा कि पता नहीं किस चीज़ में है। ना तो सही से पढ़ पाएंगे ना सही से पढ़ा पाएंगे। ये वीडियो बनाते समय मुझे 2 बार पॉज करना पड़ता है क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आप ज़्यादा एयर को इनहेल करते हैं, जिससे दिक्कत होती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तो हम फिर भी यंग हैं, छोटे बच्चों का सोचिए, बूढ़े लोगों का सोचिए। दिवाली के अगले सुबह जो AQI है वो 1900 दर्ज किया गया है दिल्ली में और आसपास के अगल बगल इलाकों जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सभी जगहों पर भी स्थिति बहुत ख़राब है। कोलकाता में भी हवा प्रदूषित है, अर्थात उत्तर का मैदान ही प्रदूषित हो रहा है। दिवाली के पटाखों का क्या प्रभाव रहा? बिल्कुल रहा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन दीपावली से पहले भी कोई AQI 50 नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि दीपावली के पहले बहुत अच्छा स्वच्छ मौसम था, पटाखों के कारण सारा खराब हो गया। 2021 में दीपावली के अगले दिन बारिश हो गई थी, तूफान आया था, जिसके पश्चात से हवा साफ हो गई थी। लेकिन फिर से पराली के कारण से पूरी की पूरी NCR और पूरे इलाकों में, NCR क्या, उत्तर के मैदानी भागों में अत्यधिक सीवर कंडीशन का जो पॉल्यूशन है वो फैल गया था। इसके कारण परिणाम कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, घिसा पिटा टॉपिक है, हर साल का ही हो गया है। इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया है हमारे देश की सिस्टम ने। अब लोग मरते हैं मरें, किसी को कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है। एक और टॉपिक है आज के कि इंडियन फैकल्टी जो ओवरसीज़ में रह रहे हैं उनको भारत सरकार एक मुश्त लगभग में करोड़ों रुपए देगी कि आप यहाँ पर लैब सेटअप कीजिए, लैब सेटअप कीजिए, यहाँ रिसर्च कीजिए, यहाँ पर काम कीजिए। उसके लिए भारत सरकार एक मुश्त मदद देगी। एक मुश्त मतलब कि करोड़ों रुपए का उनको ग्रांट देगी एक बार में, ताकि वो अपना लैब सेटअप कर सकें और देश में टेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकें। तो इसको भी ज़रा देखेंगे हम लोग। देखिए आज का पहला टॉपिक। एक चीज़ और बच्चे मैसेज कर रहे हैं, फाइनल आंसर की कब तक आएगा? तो फाइनल आंसर की देखिए BPSC बहुत ज़्यादा ही देर कर रही है इस बार। आज या कल में उसने बोला है कि एग्ज़ाम कैलेंडर शायद जारी कर दे, आज या कल में। आज 22 है, 23-24 में शायद जारी करे एग्ज़ाम कैलेंडर और इसी दौरान फाइनल आंसर की जारी कर सकती है। फाइनल आंसर की के बाद आपको मौका दिया जाता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस बार देगा कि नहीं पता नहीं, उसके बाद से रिजल्ट होगा। प्रोसेस में अब लग रहा है कि डिले हो रहा है, जितना समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा लग रहा है। आई डोंट नो क्या रीज़न है। इलेक्शन इसका रीज़न नहीं है,
बहुत सारे बच्चे इलेक्शन बोले, इलेक्शन इसका रीज़न नहीं है। इलेक्शन में तभी प्रभाव पड़ता है जब एग्ज़ाम में कोई धांधली हो। एग्ज़ाम सही तरीके से हुआ है तो रिजल्ट अब जारी करने में कोई ऐसा दिक्कत कभी भी नहीं आती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या रीज़न है। देखिए जल्द ही आ जाएगा आपका फाइनल आंसर की भी और एग्ज़ाम कैलेंडर भी, और उसके साथ में आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। फिलहाल आप पढ़ें ज़रूर। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या, आपसे मेंस एग्जामिनेशन में भी यही सवाल पूछ सकता है, मान्यता के बिना सवाल। मान्यता के बिना संवाद। मैंने पिछली बार जब तालिबान के बारे में पढ़ाया था, जब आमिर खान मुत्ताकी भारत आए थे, तो उस दौरान मैंने आपको समझाया था कि मैंने गलती से शायद बोल भी दिया था कि किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। रूस ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है तालिबान को फॉर्मल गवर्नमेंट के तौर पर, लेकिन भारत ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। भारत सरकार ने कल ही प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें बताया गया कि भारत का जो तकनीकी दूतावास था, तकनीकी वहाँ पर था, अब उसको फुल फ्लेज एम्बेसी की मान्यता भारत सरकार ने दे दी है। और अब जो है भारत का वहाँ पर पहले के जैसे एम्बेसी होगा जो कार्य करेगा। आने वाले कुछ सालों में, आज साल भी नहीं होंगे मुझे लग रहा, 6 महीने साल भर में आप देखेंगे कि भारत सरकार रिकॉग्नाइज भी कर लेगी किसको, तालिबान को, अफगानिस्तान के आधिकारिक सरकार के रूप में। देखिए आज का इसी हम टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आईआर में भी पूछा जा सकता है आपसे। आईआर का कल पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, भारत और यूएस का रिलेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने। सवाल आपके दिमाग में रोपित किए हैं कि सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाल क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पर कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में जो आ रही बढ़ोतरी है उसके कारणों को लिखिए और उसका परिणाम लिखिए। या फिर ये बोल सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में मौजूद चुनौतियों को स्पष्ट करें, ये पूछ सकता है। तो आप उसमें लिखेंगे कि भाई जो तालिबान है वो कट्टर इस्लामिक पंथ के हिसाब से चलती है, उसमें भी देवबंदी पंथ है जो इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है, महिलाओं को आज़ादी नहीं देती है, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता नहीं देती है। तो ये कुछ कमियों को आप वहाँ पर बता सकते हैं। देखिए आज का इसी टॉपिक में क्या है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जी का भारत दौरा हुआ है। 2021 में तालिबान का शासन स्थापित हुआ और भारत सरकार ने अपने दूतावास को अब कंप्लीट दूतावास का मान्यता दे दिया है। देखिए यहाँ पर ये भारत और अफगानिस्तान का मैप है। ये मुंबई है, मुंबई से यहाँ पर चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट से इस प्रकार से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। पहले जो है बहुत नज़दीक था, हमसे बहुत नज़दीक है। वाघा बॉर्डर अगर खुल जाता है भारत अफगानिस्तान के बीच में तो बहुत नज़दीक पड़ता है, बहुत ही नज़दीक है हमसे अफगानिस्तान। और इसीलिए हमारे कल्चरल, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार के रिश्ते रहे हैं। अफगानिस्तान में जो भारत का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या है, वहाँ के लोग जो हैं उनके नज़रिए के दृष्टिकोण से भारत बहुत अच्छा है उनके लिए। तो अच्छा है भी। भारत सरकार ने वहाँ पर ये नहीं देखा कि कौन सा शासन है, कौन सा सरकार है, हमेशा ही अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारी मात्रा में ग्रांट दिया है, बहुत अच्छे स्तर पर सपोर्ट किया और ऐसी चीज़ों में सपोर्ट किया है जो लोगों के जीवन को सुगम बनाती, जैसे सड़क, हॉस्पिटल, पीने के पानी का प्रबंध, इलेक्ट्रिसिटी, इन क्षेत्रों में किया है ताकि सरकारों से भी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। और इसका हुआ भी है। वहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट भी भारत के खिलाफ पाया जाता है। उतना पॉजिटिव वो लोग, अफगानिस्तान के लोग, दुनिया में किसी भी देश के लिए नहीं होते हैं। तालिबान सरकार के प्रति भारत का मान्यता के बिना संवाद का दृष्टिकोण क्या है, क्या इसका दृष्टिकोण है, क्यों संवाद करती है। मान्यता के बिना संवाद, किसी सरकार को मान्यता देना कानूनी तौर पर किसी शासन व्यवस्था के साथ संलग्नता, अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होता है। अलग अलग राजनीतिक कार्य करते हैं वो, तो भारत सरकार अगर मान्यता देती उनको तो वो मान्य होता कि हाँ भाई दुनिया के किसी और देश ने भी मान्यता दिया हुआ है। अगर आप मान लीजिए अगर आप पीएम बन जाते हैं किसी देश का और आपको कोई पीएम रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है तो फिर काहे का पीएम, है ना। तो इसी प्रकार से तालिबान की स्थिति है वर्तमान में। तालिबान के पास अफगानिस्तान का शासन है लेकिन उसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता कि हाँ आप शासक हैं, तो फिर किस प्रकार का शासन। लेकिन वास्तविक तौर पर उनका शासन तो वहाँ पर चल रहा है। और 2021 के बाद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो आई है अफगानिस्तान में। पर डे वहाँ पर हज़ारों लोग मारे जाते थे, अब वहाँ पर बम ब्लास्ट कम होते हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान अपनी इकॉनमी को सबसे बेहतर तरीके से आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। भ्रष्टाचार वहाँ पर अप्रॉक्स शून्य है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि वो गोली मार देते हैं भ्रष्टाचारियों को। भारत तालिबान की कानूनी वैधता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन काबुल स्थित अपने दूतावास के माध्यम से कार्यात्मक राजनयिक माध्यम बनाए रखता है।
संवाद का उद्देश्य क्या है? सामरिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए मानवीय सहायता, विकास परियोजना और राजनीतिक संवाद का समन्वय करना। जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलने से आपके 4 पेज के कंटेंट नहीं बनेंगे, इसलिए आपको पढ़ करके मुझे समझाना भी पड़ेगा कि क्या आप लिखेंगे कॉपी में। कॉपी में जब आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप बातें बना करके नहीं लिख सकते, वहाँ पर फैक्ट और सही शब्दों का चयन करते हुए आपको आंसर लिखना होता है। कल से ही GS2 शुरू किया है, GS2 GS1 दोनों ही होगा। GS का नया 72 के लिए जुड़ सकते हैं आप, अगर आपको जुड़ना हो तो 71 के लिए भी जुड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार क्या है? यह दृष्टिकोण राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 और कॉन्सुलर संबंध 1963 का अनुरूप है। इसको याद रखिएगा, अपने आंसर में इसका उपयोग कीजिएगा। भारत अफगानिस्तान संबंध से अगर सवाल आते हैं तो इस प्रकार के छोटे छोटे कन्वेंशन की चर्चा करने से आपका आंसर प्रमाणिक बन जाता है, वेरीफाइड होता है कि हाँ भाई इसको पता है कि क्या लिख रहे हैं। जो दूतावासों को मेजबान सरकार की औपचारिक मान्यता के बिना कार्य करने की अनुमति देता है, इसी के तहत में किसी भी दूतावास को वहाँ की सरकार को औपचारिक मान्यता आपने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर काम कर सकते। जैसे ताइवान है, भारत ताइवान को अलग देश की मान्यता नहीं देता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों भारत ताइवान के लिए लिखता है चीनी ताइपे। ऑफिशियल जो हम लिखते हैं चीनी ताइपे, अर्थात हम चीन का शासन स्वीकार करते हैं, चीन का भाग स्वीकार करते हैं ताइवान को, है ना। सिक्किम के बदले ये डील हुआ था, जब भारत में सिक्किम का विलय हुआ था उसी दौरान ये डील किया गया था। तो ठीक है, उसी प्रकार से भारत का एम्बेसी भी है वहाँ पर। तो आपको ये 1961 के और 1963 के अनुरूप यह आपको अनुमति मिलती है कि आप किसी सरकार को, किसी को मान्यता ना दें, लेकिन वहाँ पर आप अपने एम्बेसी या फिर इस प्रकार के वाणिज्यिक दूतावास, तकनीकी दूतावास स्थापित कर सकते हैं। ओके, भारत ने ताइवान और म्यांमार की सरकार के लिए भी इसी प्रकार के मॉडल का उपयोग किया है। जैसे म्यांमार में जुंटा की सरकार है, जुंटा को जानते होंगे, जुंटा वहाँ के सैन्य जो शासक हैं उनकी सरकार है। तो भारत सरकार भी उसको मान्यता नहीं देती है, सैन्य तानाशाही वाली सरकारों को मान्यता नहीं देती, लेकिन वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर भारत का दूतावास मौजूद है। क्या है भाई, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के वैश्विक दृष्टिकोण क्या है? सरकार को मान्यता देना दूतावास संचालन से अलग एक राजनयिक कार्य है। यह सरकार को मान्यता देने से बिल्कुल ही अलग है। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने लगातार चौथे वर्ष अफगानिस्तान के अपने मुख्यालय के दावे को खारिज कर दिया। तालिबान सरकार को एक समावेशी सरकार बनाने, आतंकवादी समूहों को समाप्त करने, मानवाधिकार, विशेष रूप महिलाओं के अधिकार का सम्मान करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करना था, लेकिन वह इन तीनों ही मामलों में विफल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके कारण से वहाँ पर अभी भी दुनिया के कई सारे देशें उसको मान्यता नहीं दे रही है। सऊदी अरब देश, जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, महिलाओं को कुछ वर्ष पहले ड्राइविंग का अधिकार मिला है ना। अभी भी पर्दा प्रथा वहाँ पर विद्यमान है, महिलाओं में एजुकेशन भी कम है। स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं को अब जाके उनको क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने का अधिकार मिला है, ड्राइविंग का अधिकार मिला है। 2023-24 में शायद 2022 या 23 मिला है। क्या उसको दुनिया ने मान्यता नहीं दी? मान्यता दी बिल्कुल ही। आर्थिक स्थिति जब आपकी अच्छी होती है तो आपके जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उसको इग्नोर कर देती है दुनिया। तो यही चीज़ है उसके साथ में, या तो फिर आप बहुत मजबूत हों। पाकिस्तान की सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा घटिया मानी जाती है पूरी दुनिया में, उसको तो मान्यता देते हो आप। कौन मान्यता नहीं देता बताइए? नॉर्थ कोरिया को भी मान्यता नहीं देते हैं क्या? लेकिन अफगानिस्तान को मान्यता देते समय देखा जाता है कि महिलाओं का एजुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सऊदी अरब में कब से महिलाओं का एजुकेशन शुरू हुआ है? वहाँ पर महिलाओं को कब थिएटर में जाने का और कार ड्राइव करने का अधिकार मिला है? तो इसी प्रकार से दुनिया चलती है जहाँ पर विरोधाभास मौजूद होते हैं। रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान के साथ मिश्रित दृष्टिकोण से संवाद किया, जिसमें कुछ ने औपचारिक मान्यता दी जबकि अन्य ने बिना मान्यता के संवाद किया है। सभी देश लगभग में, अमेरिका को छोड़ करके बाकी सभी देश लगभग में तालिबान के साथ संबंधों को इर्द गिर्द के जो हैं वो प्रगाढ़ कर रहे हैं। जैसे भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, उसके अलावा अस्तान जितने भी हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी संबंधों को नॉर्मलाइज करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मान्यता नहीं दिया है। मान्यता से जुड़े हुए पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, वैश्विक दृष्टिकोण भी आपको बता चुका हूँ, दुनिया क्या सोच रही है, क्यों मान्यता नहीं दे रही है। अब देखिए, भारत तालिबान के साथ मान्यता न देने के बावजूद संवाद क्यों कर रहा है?
आपसे यही पूछ सकता है, इंटरव्यू में ही पूछ ले। मान लीजिए 70 का इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछ ले कि भाई क्यों भारत सरकार संवाद कर रही है, कल तक जिसको भारत में आतंकवादी गुट कहा जाता था आज उसके साथ संवाद क्यों हो रहा है। तो भारत के प्रति सकारात्मक रूप, तालिबान ने अपेक्षाकृत अच्छे संबंध बनाए हैं तथा इस स्तर पर जोर दिया कश्मीर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मामला है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। रणनीतिक प्रारंभिक लाभ, जल्दी संवाद करने से भारत की राजनयिक प्रभाव क्षमता बढ़ती है, इससे पहले कि चीन या पाकिस्तान रूस का अनुसरण करना। क्षेत्रीय शक्तियों में संतुलन, जैसे अगर पाकिस्तान हमारे लिए टू फ्रंट वॉर का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, हमारे दोनों ओर एनिमी जैसे चीन है और पाकिस्तान है, वैसे ही हम भी उसके दोनों ओर एनिमी बना सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान है और जैसे हम इस तरफ से भारत है। तो यह एक रणनीतिक लाभ भी आपको मिलता है। भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान के संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। भारत ने हमेशा ही अफगानिस्तान के टेरिटरी, अफगानिस्तान के सॉवरेनिटी को हमेशा ही प्रतिष्ठा दी है, इज्जत दी है, जिसके कारण से हमारे प्रति उनका रवैया भी सही रहा है। परिसंपत्तियों की सुरक्षा, भारत ने अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। यह संवाद इसके विकास परियोजनाओं को सुरक्षित सुनिश्चित करता है, जैसे डैम बनाए, जैसे सड़क बनाए, जैसे हॉस्पिटल बनाए, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर कई सारे संसद भवन भी निर्माण किए हैं, भारत सरकार के द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट लाइन जो चल रहा है, जैसे अभी मैंने दिखाया आपको चाबहार तक, चाबहार से रेल लाइन जो है ये अफगानिस्तान तक भारत सरकार ही बना रही है। तो ये सब ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें 3 बिलियन डॉलर का हमारा निवेश है, तो वो भी सुरक्षित रहेगा। क्या महत्व है? सुरक्षा और आतंकवाद निरोध होगा, इससे विकास और पुनर्निर्माण पर बल मिल सकता है। आर्थिक सहभागिता बढ़ेगी, अफगानिस्तान के पास में कई सारी खनिज संपदाएं हैं जिसका मूल्य बहुत ही ज़्यादा है, तो उससे हम भी लाभ उठा सकते हैं, अफगानिस्तान को भी लाभ होगा। संपर्क और क्षेत्रीय व्यापार भी इससे बढ़ सकता है। अब कुछ चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां देखिए। सुरक्षा और आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान के प्रभाव, जैसे पाकिस्तान के तालिबान के कई सारे गुट हैं, जैसे तालिबान है ना, तो तालिबान में कई सारे अलग अलग इसके फ्रैक्शन हैं जो काम करते हैं, जैसे हक्कानी गुट है, कांधार गुट है, काबुल गुट है, ये सब अलग अलग गुट हैं। तो सभी गुट एक साथ निर्णय नहीं लेते हैं, कई बार उनके निर्णय में डिफरेंसेस देखे जाते हैं। कुछ का रवैया भारत के प्रति सही हो सकता है, कुछ का रवैया भारत के प्रति नकारात्मक हो सकता है। तो इसलिए भी माना जाता है कि हमें थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कल को पता चला दूसरे गुट का अगर शासन आ गया तालिबान के साथ में और उसका हमारे प्रति रवैया सही नहीं रहा, तो कहाँ तक फिर सही होगा उसके साथ संबंधों को आगे बढ़ाना। राजनीतिक अस्थिरता और शासन, आतंकवाद और अवसंरचना संबंधी बाधाएं भी हैं। नशीली पदार्थों की तस्करी का भी एक बड़ा डर बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा अफीम का भी है, क्योंकि वहाँ पर वह प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। और अफगानिस्तान की सरकार ने इसको 100% बंद करने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि वहाँ के कॉमन मैन जो होते हैं उनके जीवन से यह जुड़ा हुआ चीज़ है, वो इसको बेच करके लाभ कमा करके अपना पेट पालते हैं। तो यह कुछ चुनौतियाँ भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते बंधुओं, जिसका देखिए क्या है। अगला टॉपिक है पैन इंडिया SIR राउंड टेबल, पोल पैनल टू मीट चीफ इलेक्शन ऑफिसर टुडे। मतदाता सूची का विशेष गहन निरीक्षण, यह SIR कहलाता है। तो इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। मतदाता सूची क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मतदाता सूची के अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो उसको भी ज़रा समझेंगे कि क्या होता है, क्या क्या अलग अलग प्रकार के मतदाता सूची होते हैं, और SIR क्या है, इसके पक्ष में क्या पॉइंट लिख सकते हैं, विपक्ष में क्या लिख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सब पूछा है। क्या SIR सही है? आपसे अगर पूछे तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, कभी भी इसको गलत मत लिखना आप, एग्जाम में भी नहीं, इंटरव्यू में भी नहीं। कोई क्रांतिकारी नहीं बनना है, सरकार जा रहे हैं तो उसके मुखपत्र जैसा व्यवहार कीजिए। तो SIR सही है। क्यों सही है भाई? हर देश को यह अधिकार है कि उसके यहाँ वोट करने वाले लोग कौन हैं उसका निरीक्षण किया जाए। और यह इतने वर्षों बाद क्यों, हर 5 साल 10 साल पर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए SIR, कि कौन कहाँ कब वोट कर रहा है वो तो हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि वोट करने से हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होता है, राजनीति बनती है और उसी राजनीति से पूरा देश चलता है। अगर वही हमें नहीं पता होगा कि कौन किसको वोट कर रहा है, क्या पता बाहर से लोग आ रहे हों, क्या पता डुप्लीकेट वोटर बन रहे हों, क्या पता वोट चोरी हो रहा हो, तो हम कैसे एक सही देश का निर्माण कर पाएंगे जिसका शासन तंत्र ही गलत से चुना जाएगा, गलत तरीके से चुना जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि SIR क्या है, क्या यह ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसके पक्ष में ही बोलना है। अगर इंटरव्यू में पूछे या फिर मेंस एग्जामिनेशन में पूछता है, तो मेंस में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्रिटिकली एनालाइज SIR प्रोसेस, SIR
को आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, यानी कि क्रिटिसिज्म करते हुए इसके पक्ष विपक्ष में आपको पॉइंट लिखना होता है। जहाँ पर भी आंसर राइटिंग में भी कई सारे बच्चों को मैं बताता हूँ, जहाँ पर भी ये चीज़ आता है ना क्रिटिकली एनालाइज, तो वहाँ पर आपको इसके विपक्ष में पॉइंट अधिक लिखने होते हैं और पक्ष में पॉइंट कम लिखने होते हैं। तो क्रिटिकली एनालाइज का तात्पर्य यही होता है कि हर पॉइंट के साथ आप उसका क्रिटिसिज्म डिटेल में लिखते हुए बनाएं। और बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम की खासियत होती है कि वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने से रोकता है, वो आपको दिखाता है कि भाई देखो इसके और भी आयाम हो सकते हैं, इसका क्रिटिसिज्म ढूंढ करके निकालो। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 768 बीपीएससी का सवाल निकाल करके देखिएगा, हर शॉर्ट आंसर के अंत में लगा हुआ है आलोचनात्मक व्याख्या। हर शॉर्ट आंसर के अंत में लगा हुआ है आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, परीक्षण कीजिए। ये सब अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ये एंड वर्ड जो होते हैं यही सवाल डिसाइड करता है कि आंसर क्या होगा इसका। ओके, देखिए क्या है परिभाषा। एसआईआर द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले मतदाता सूचियों का व्यापक घर घर जाकर सत्यापन और अद्यतन है, जिसका उद्देश्य सटीक और त्रुटिहीन मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। कृपया इसी प्रकार से लिखें अपने आंसर में, ताकि आपका कोई भी शब्द न छूटे और सही से लिख पाएं। ऐसा भी नहीं कि रट लेना है एसआईआर क्या है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का व्यापक स्तर पर हर घर घर में जा कर के देखती है कि भाई मतदाता सूची में जिसका नाम है क्या वास्तविक तौर पर है भी या कहीं और है। अब जैसे कई सारे बिहार के लोग जो हैं वो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर, बेंगलोर इत्यादि जगहों पर रहते हैं, तो मतदाता सूची में उनका नाम हो सकता है दोनों जगहों पर हो सकता है यहाँ भी हो वहाँ भी हो, वो यहाँ भी वोटिंग कर रहे हो वहाँ भी वोटिंग, ये तो गलत हो गया। भी मतदाता सूची में एक ही जगह नाम रहेगा आपका, है ना। देखिए अगला क्या है, यह लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 21(3), ये भी याद रखना है कि तहत संविधान का अनुच्छेद 324 द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत किया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी विवेक अनुसार इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार एसआईआर को लेकर गए बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यह इलेक्शन कमीशन का पावर है कि अपने विवेक अनुसार इसका उपयोग कर सकता है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर के गहन सत्यापन किया जाता है, योग्य मतदाताओं की सूची में शामिल करना, डुप्लीकेट, मृतक व अयोग्य नामों को हटाना, निवास और नागरिकता सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करना, यह इसका काम। अलग अलग राज्यों में बहुत बार एसआईआर किया गया है। हाल फिलहाल का जो उदाहरण है वो 2025 में आपको पता ही है, अभी जुलाई अगस्त में हुआ है, बिहार इलेक्शन में हुआ है। बिहार में इलेक्शन से पूर्व करवाया गया है, बहुत जल्दबाजी में वहाँ पर हुआ, कई सारे लोगों के नाम भी हटे, लेकिन अभी तक कोई खास तौर पर आपत्ति दर्ज नहीं हुई है बड़े स्तर पर। हाँ, ये भी है जिनके नाम हटे, क्या उनकी आवाज़ है मीडिया में, क्या वो बोल पा रहे हैं कि मेरे नाम हट गए हैं? तो ये भी है कि एक खालीपन सा है उसके बाद से कि भाई कोई दिख नहीं रहा है कि मेरा नाम हट गया है, इस तरह से आवाज़ उठाते हुए। मतदाता सूची क्या है? मतदाता सूची के बारे में, जिसे वोटर लिस्ट भी कहा जाता है, में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में पंजीकृत हर व्यक्ति का विवरण शामिल होता है। किसी निश्चित विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में आपका नाम पंजीकृत होता है और आपका विवरण होता है, नाम, पिता का नाम, उसके बाद से हाउस नंबर, और उसके साथ में लिखा रहता है कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यही मुख्य रूप से विवरण होता है। इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है ताकि नए मतदाता, आमतौर पर वो जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, को जोड़ा जा सके और उन व्यक्तियों को हटाया जा सके जो अपात्र नहीं है, जैसे मृतक या जो कानूनी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, उनको हटा दिया जाता है। या तो जिनकी मृत्यु हो गई है, या तो जो पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए हैं और उन्होंने अपना नामांकन वहाँ पर फिर से रिन्यू नहीं करवाया, इस प्रकार के लोग, या जिनकी मृत्यु हुई या दूसरे राज्य पलायन हो गया, या फिर कानून के द्वारा उनको बाधित कर दिया गया है वोट देने के लिए, तो इस प्रकार के लोगों की सूची को जारी कर दिया जाता है हटा करके। जिससे क्या होता है भाई, तो एक नया बिल्कुल फ्रेश सा मतदाता सूची तैयार हो जाता है। मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण, रख रखाव भारत के संविधान का अनुच्छेद 324, 25, 26 में निहित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है। मतदाता सूची के बारे में संविधान के मुख्य रूप से 3 आर्टिकल हैं, रख रखाव, पुनरीक्षण, तैयारी, इसके बारे में 324, 325 और 326। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है उसके द्वारा भी नियंत्रित है। कई प्रकार होते हैं इसके। जनरल इलेक्शन, लोकसभा, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सामान्य मतदाताओं की सूची, जिसको सामान्य मतदाता सूची कहा जाता है, जनरल इलेक्टोरल रोल कहा जाता है।
सेवा मतदाता सूची सशस्त्र बल और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अपने सामान्य निवास के स्थान से बाहर तैनात होते हैं, जैसे इलेक्शन में ड्यूटी हो जाता है, इलेक्शन ड्यूटी पर जाते हैं शिक्षक लोग, बहुत सारे कर्मचारी जाते हैं, बीएसएफ के जवान जाते हैं बहुत सारे, और केंद्रीय पुलिस बल के लगभग में सभी जवानों की पोस्टिंग होती है। ढेर सारी कंपनियां लगती हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, नागालैंड की पुलिस आती है बिहार में। तो अब भाई मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन है और उनको भी मतदान करना है, तो कैसे करेंगे? तो इस मतदाता सूची का उपयोग किया जाता है। विशेष मतदाता सूची ओवरसीज इलेक्टोरल रोल उन गैर निवासी भारतीयों के लिए है जो मतदान करने के पात्र हैं और मतदान करना चाहते हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं अभी काम से, तो इसलिए उनके लिए भी एक मतदाता सूची तैयार किया गया है। पुनरीक्षण कैसे होता है? मतदाता सूची पुनरीक्षण वह प्रक्रिया जिससे मतदाता सूची को अपडेट करना, सुधारना, सटीक करना, मृतक, नए बच्चे जो 18 साल के हो गए उनको जोड़ना, हटाना, इसको कहा जाता है पुनरीक्षण। रिव्यू कर रहे हैं हम लोग फिर से। विशेष गहन कराने की आवश्यकता क्या होती है? दीर्घकालिक त्रुटियों का सुधार करना, जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, मृत्यु हो गई है, नए लोग शामिल हो रहे हैं, इन सभी का करना। डुप्लीकेट नकली मतदाताओं को उन्मूलन करना, जिससे क्या हो भाई वोट चोरी इत्यादि ना हो सके। भूतपूर्व मतदाता डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना। विशेष गहन पुनरीक्षण, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुदृढ़ करना। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने यही तो आरोप लगाया था ना, एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पर जाकर के मतदान कर रहा है, वोट चोरी हो रहा है इत्यादि इत्यादि। इसके कारण से भी ये चीज़ें की जा रही है। नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना, निर्वाचन सीमाओं और जनसंख्या परिवर्तन के साथ संरेखन करना, पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना, 326 आर्टिकल के तहत में प्रौद्योगिकी और नीति उन्नयन को संबोधित करना। जैसे आने वाले समय में ऐसा हम कर सकते हैं कि मान लीजिए बिहार का इलेक्शन है और कई सारे लोग जो दिल्ली एनसीआर, दिल्ली इत्यादि जगहों पर रहते हैं या बेंगलोर में रहते हैं, पुणे, महाराष्ट्र कहीं पर भी रह रहे होंगे, या मान लीजिए दरभंगा में इलेक्शन है, आप पटना में रह रहे हैं, है ना, या फिर आपका घर कहाँ मोतिहारी है और आप रह रहे पटना में, ऐसा भी तो हो सकता है, और इलेक्शन हो रहा है मोतिहारी में, उस दिन आप पटना में हैं, तो कैसे वोट करें? तो दूर बैठ करके ही वोटिंग हो सके, इस प्रणाली को भी हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इसके लिए भी हमें नए चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डालना पड़ेगा, इसमें आधार से भी जोड़ने का काम चल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए SIR किया जाता है ताकि डेटा अप टू डेट रहे। बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने नगर पालिकाओं के चुनाव मोबाइल ई वोटिंग का पायलट चलाया। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस ऐप के जरिए SEC BHR बिहार के बारे में वो बता, ब्लॉकचेन, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक स्कैनिंग और मतदाता पहचान सत्यापन का उपयोग किया गया, और बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मोबाइल ई वोटिंग का उपयोग किया। मतलब अभी तक जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग करते हैं वो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा होता है, लेकिन ई वोटिंग में नेटवर्क से जुड़ा होगा। ब्लॉकचेन तकनीक उपयोग किया गया ताकि इसको आसानी से हैक न किया जा सके, और यह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम होता है जिसके तहत यह काम करता है। और सिक्योरिटी के लिए फेशियल रिकॉग्निशन कि जो वोट कर रहा है वो वही है कि कोई और है। बायोमेट्रिक स्कैन, आपका अंगूठा इत्यादि का स्कैन लिया जाता है। मतदाता पहचान सत्यापित करके पहली बार ई वोटिंग किया गया है। तो यहाँ से भी एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि ई वोटिंग क्या है, हाल ही में बिहार में करवाए गए ई वोटिंग के बारे में बताइए, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, क्यों भविष्य का वोटिंग प्रणाली ई वोटिंग प्रणाली को ही माना जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली को ही माना जा रहा है। तो ई वोटिंग प्रणाली से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। न्यायिक स्वीकृति, मोहिंदर सिंह गिल बना भारत निर्वाचन आयोग। 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने 324 के अंतर्गत ECI के व्यापक शक्तियों को मान्यता दी ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह है अधिकार कि वो आसानी से क्या करे, तो भाई SIR वगैरह करवाए। अब वो पूरे देश में ही करवाने जा रही है। देखिए कितने करोड़ लोगों का नाम हटता है। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट टॉपिक एक योजना है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जरा समझेंगे। छोटा सा योजना है, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। न्यू स्कीम विथ सेटअप ग्रांट टू गेट टॉप इंडियन फैकल्टी ओवरसीज टू रिटर्न। मतलब जो हमारे देश से ब्रेन ड्रेन होकर के बाहर लोग चले गए, जिनको अब अमेरिका की सरकार, दुनिया के तमाम देशों में है, आपके न्यूज़ में केवल अमेरिका रहता है, लेकिन US के अलावा UK, कनाडा, यूरोप के मैक्सिमम कंट्री, जर्मनी, इन सभी जगहों पर प्रवासियों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो रहा है कि प्रवासी जो हैं, चूँकि संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है, कल्चर अलग हो रहा है, और इसके कारण से सभी जगहों पर अब लोग बाहर आकर के वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो आए बाहर से लोग नौकरी ले लेते हैं, हमारे देश के कल्चर को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, इनको अब बाहर किया जाए, है ना। तो इसके कारण से
भारत सरकार ने सही स्कीम को शुरू किया है कि अगर भारत को ही लोग लौटना चाहते हैं तो ढेर सारा उनको पैसा दे दो, आप रिसर्च यहीं पर कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। आपको एक मुश्त में ढेर सारा पैसा दिया जाएगा जिससे आप कर सकते हैं। भारत सरकार की नई योजना पर काम कर रही है जो सेट अप ग्रांट के माध्यम से 12 से 14 प्राथमिकता वाले STEM अर्थात साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसको कहा जाता है, साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्षेत्रों में विदेशी भारतीय स्टार फैकल्टी को आकर्षित करेगी। यह ट्रंप प्रशासन के अमेरिका विश्वविद्यालयों पर नीतियां जैसे फंडिंग कटौती, स्वतंत्रता पर अंकुश के कारण तेजी से आगे बढ़ रही है। कई सारे लोग जो हैं वहाँ से छोड़ करके अपने देश लौटना चाहते हैं क्योंकि ट्रंप ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पैसे वगैरह फंडिंग वगैरह कम कर दिए हैं और रोक भी लगा रहा है बाहर के लोग भर्ती होने से, जिसके कारण से अब लोग लौटना चाह रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस योजना को लाया है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बाद अब वहाँ उच्च शिक्षा में चुनौतियां बढ़ रही हैं, जैसे संस्थान पर नियंत्रण, शोध फंडिंग में कटौती, अकादमिक स्वतंत्रता पर खतरा इत्यादि महसूस किया जा रहा है। भारत इस अवसर का फायदा उठा रहा है। योजना का लक्ष्य विदेशी भारतीयों को लौटने के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता देना ताकि वो भारत वापस आ सकें। लैब सेटअप कीजिए अपना, हम पैसा देते हैं आपको और यहीं पर काम कीजिए, यहीं पर रिसर्च कीजिए। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सेटअप ग्रांट शोधकर्ताओं को 30 से 38 लाख USD करीब 25 से 30 करोड़ रुपए तक का एक मुफ्त फंडिंग की जा सकती ताकि आप यहाँ पर सेटअप कर सकें। प्राथमिकता के क्षेत्र STEM है। STEM मतलब साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। तो फील्ड जैसे बायोटेक्नोलॉजी, AI, क्वांटम, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए सबके आपको महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है। संस्थागत सहयोग DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उच्च शिक्षा विभाग इसमें शामिल है और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का कार्यालय जो प्रधानमंत्री को एडवाइज़ करते हैं वो सब शामिल हैं ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। योजना में शोधकर्ताओं केवल पैसे नहीं बल्कि मजबूत इकोसिस्टम मिलेगा, जैसे IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों की स्पष्टता, लंबे अनुबंध और निगरानी मुक्त वातावरण जहां पर सरकार और लाल फीताशाही कम होगा। उदाहरण अमेरिका में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में फंडिंग फ्रीज हो गई है, जबकि भारत में ये योजना ट्रस्ट बेस्ड होगी। जैसे इसरो में काम होता है, हम आपको पैसा दे देंगे और फिर हम कोई निगरानी नहीं रखेंगे, हमें पता है, हमें आप पर विश्वास है कि आप इसके बदले हमें कुछ अच्छा ही लौटाएंगे। तो इस प्रकार से यह काम करेगा। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बेनिफिट पूछे जा सकते हैं आपसे, इसका पक्ष विपक्ष पूछा जा सकता है, तो उस पर ज़रा काम कीजिएगा और एक पेज लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज मैंने 3 टॉपिक बड़े बड़े पढ़ाए हैं। एक लॉन्ग फॉर्मेट का टॉपिक पढ़ाया आपको, 2 लॉन्ग फॉर्मेट का पढ़ाया, एक SIR और एक भारत अफगानिस्तान का संबंध। इसको अगर आप लिखने का प्रयास करते हैं बंधुओं तो ये काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। GS में मैं लिखवाता हूँ, GS जैसे ही कंप्लीट होता है तो सारा आंसर राइटिंग ही मैं करवाता हूँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। कोशिश मैं कह रहा हूँ, खुद से बना लिया। भारत अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में लिखिए और ऐसे सवाल बना सकते हैं, तालिबान के दौर में भारत और अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में लिखिए। भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं और क्यों हमें संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए। इस प्रकार सवाल को फ्रेम करिए और लिखिए। SIR क्या है, SIR क्यों जरूरी है, SIR का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो बस हो गया, सवाल बन गया। अब लिखिए उसको। अभी तो पढ़ाया है, सारा कंटेंट भी बताया है आपको। ये PDF भी मैं शेयर कर देता हूँ, जो बच्चे शामिल हैं उन सबको मिल जाता है। तो लिख लेंगे तो आप ही ना, राह दिखाना मेरा काम है। थैंक यू सो मच आप सभी का।